इंटरनेट आपकी क्लास से 10 मिनट पहले ही चला है अभी, तो बढ़िया है। चलो अच्छा है, क्लास हो रही है। आइए फिर स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। हमने लास्ट क्लास में क्या तो हमने पढ़ा था बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको हमने उत्सर्जन तंत्र बोला था, वो कंप्लीट हो गया है। आज से अपना नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। 3-4 क्लास इसको पढ़ने में लगेगी, फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलो पहले जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? श्वसन तंत्र, है ना। हिंदी में क्या बोलेंगे हम? श्वसन तंत्र। मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूं कि सिस्टम का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ऐसे अंगों का समूह है जिसमें सेम सा काम होता है, उनको हम बायोलॉजी में सिस्टम या तंत्र कहते हैं। ऐसे ऑर्गन्स, ऐसे अंग जो एक जैसा काम करते हैं, उनको हम बायोलॉजी में सिस्टम या तंत्र के नाम से जानते हैं। अब ऐसे ऑर्गन्स जो क्या कर रहे हैं, जो रेस्पिरेशन में काम आ रहे हैं, उन सारे ऑर्गन्स को या उस सिस्टम को आप क्या बोलते हो? उसको आप रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हो। तो हमारे बॉडी में एक्चुअली बच्चों पता है हमें क्या पढ़ना होता है? हमें पढ़ना होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो रेस्पिरेशन प्लांट्स में भी होता है, पेड़ पौधों में भी रेस्पिरेशन होता है। शायद आपने एक स्टेटमेंट सुनी होगी कि रात को पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। सुना है आपने? ऐसा क्यों? क्योंकि रात को पेड़ पौधे रेस्पिरेशन करने लग जाते हैं। तो आप जिस पेड़ पौधे के नीचे सो रहे हो वहां पर किसकी कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और आप भी ऑक्सीजन लेते हो रात में, हम तो खैर 24 घंटे ही ऑक्सीजन लेते हैं। आपको भी ऑक्सीजन चाहिए और आप जिस पेड़ के नीचे सो रहे हो उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, है ना। तो इसलिए रात को अगर पेड़ वेड़ के नीचे सो रहे हो तो आपको हल्की फुल्की ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल सकती है। ठीक ऐसे ही बच्चा जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैंने कहा प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है, लेकिन हम प्लांट का रेस्पिरेशन बॉटनी के चैप्टर में पढ़ेंगे। यहां हमें पढ़ना है हमारा रेस्पिरेशन। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है। अगर मैं आपका यहां से मुंह बंद कर दूं पूरा इस तरीके से, नाक और मुंह को कवर कर दूं, तो आप फड़फड़ाओगे। देखा ना टीवी में तकिया लगा के सास बहू के, है ना। सास क्या करती है? बहू के तकिया लगा देती है। कभी कभी बहुएं भी उल्टा कर देती है। बहुएं सास के से तकिया लगाती है और वो फड़फड़ाती है, बहू और सास, और 10 मिनट के अंदर उसकी डेथ हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? वो इसी सिस्टम में आपको पता लगेगा। आकाश कह रहे मेरा मॉक में बहुत अच्छा स्कोर हो रहा है। धीरज कह रहे मैम आपसे पढ़ने के बाद क्वेश्चन सारे बन रहे हैं। थैंक यू बच्चा, थैंक यू। अब चलो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं ना। तो बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे कैसे हमारा काम करता है, और अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो गई तो कौन कौन सी बीमारियां। इस चैप्टर में कुछ बीमारियां भी पढ़ाऊंगी आपको मैं, क्योंकि आ जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। सबसे पहले व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन होता क्या है? श्वसन क्या होता है? मैं आपसे पूछूं तो आप में से 90% बच्चे गलत आंसर देंगे। चलिए बताइए, मैंने आपसे पूछा कि रेस्पिरेशन क्या होता है, श्वसन क्या होता है, तो मुझे पता है आप में से कुछ बच्चे क्या बोलेंगे। कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम सांस लेना सांस छोड़ना, कुछ बच्चे बोलेंगे मैम हवा को लेना ऑक्सीजन को छोड़ना, कुछ बच्चे बोलेंगे मैम हवा को लेना कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, कुछ बोलेंगे ऑक्सीजन लेना CO2 छोड़ना। ये सारे गलत आंसर हैं, ये सारे के सारे गलत आंसर हैं। देखो सांस लेना सांस बाहर छोड़ना, इसको ब्रीदिंग कहते हैं, इसको ब्रीदिंग कहते हैं। और मैंने आपसे पूछा है व्हाट इज रेस्पिरेशन? व्हाट इज रेस्पिरेशन? आप सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, आप हवा ले रहे हो, ऑक्सीजन छोड़ रहे हो, हवा ले रहे हो, CO2 छोड़ रहे हो, डजंट मैटर। ये एक ब्रीदिंग कहलाता है, इसको ब्रीदिंग कहते हैं आप। जबकि रेस्पिरेशन क्या होता है, जरा ध्यान से सुनो। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? हम हमारे एनवायरमेंट से, हमारी सराउंडिंग से, चारों तरफ से एयर लेते हैं, हवा लेते हैं। पहली बात तो कभी भी ये मत कह देना हम ऑक्सीजन लेते हैं CO2 छोड़ते हैं। अरे बच्चों आप जानते हो हमारे इस सराउंडिंग में, हमारे एनवायरमेंट में, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी की सारी गैसेस का मिक्सचर है। तो आप कैसे कह सकते हो कि जब आप सांस ले रहे हो तो उसमें ऑक्सीजन आ रहा है? क्या कोई फिल्टर लगे हुए हैं जो फिल्टर करके ऑक्सीजन को आपके नाक में डाल रहे हैं? नहीं, हमारे एनवायरमेंट में आप जानते हैं एयर में सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन होती है 78%। तो आप कैसे ले रहे हो ऑक्सीजन? ऑक्सीजन सिर्फ 21% है। इसलिए आपको बोलना है हम एयर लेते हैं, हम हवा लेते हैं बच्चों, हम ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। अब हवा क्या होता है? हवा होता है बहुत सारी गैसों का मिश्रण। द मिक्सचर ऑफ गैसेस इज नोन एज एयर। हवा के अंदर बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। तो वो बहुत सारी गैसेस जा रही है कहां से? नाक से, नोज से। नाक से कहां गई? आपके गले में। ये गले में जो पाइप होता है, इस पाइप को कहते हैं विंड पाइप, हवा वाली या वायु वाली नलिका। अभी थोड़ी देर के बाद सारी बातें करेंगे, उसको ट्रैकिया भी कहते हैं, सब पढ़ाएंगे। अभी फिलहाल इजी लैंग्वेज में समझो आप। रेस्पिरेशन होता क्या है? हवा ली आपने, नाक से ली, ठीक है, मुंह से भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। विंड पाइप का मतलब होता है वायु नलिका या श्वास नलिका। अब विंड पाइप इस एयर को लेके जाती है आपके लंग्स के अंदर। लंग्स को हिंदी में कहते हैं फेफड़े या फुफ्फुस। फेफड़े में गई हवा, दोनों फेफड़ों में हवा जाती है। 2 फेफड़े होते हैं, एक फेफड़ा नहीं होता है, ठीक है, लंग्स होते हैं। एस लगाना है आपको। उसके बाद फेफड़ों में होता है ब्लड, खून। आप जानते हैं हमारे बॉडी में 4 से 5 या 5 से 6 लीटर खून होता है ना। जी हाँ मैम, बिल्कुल। खून में एक लाल कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम प्यार से हीमोग्लोबिन कहते हैं। हाँ मैम, हमने आपसे ही पढ़ा है, हीमोग्लोबिन होता है। अब ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऐसे ऐसे हवा आई, नाक से आई, विंड पाइप में गई, विंड पाइप से लंग्स में गई, लंग्स से खून में आई हवा, और खून में हीमोग्लोबिन था। अब हीमोग्लोबिन क्या करेगा? इस हवा में से सिर्फ और सिर्फ अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़ेगा। किसको? ऑक्सीजन को। बाकी जितनी भी सारी गैसेस आई हैं उससे इस हीमोग्लोबिन को कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ किसको पकड़ लेगा? ऑक्सीजन को पकड़ लेगा। और ऑक्सीजन को पकड़ने के बाद बाकी सारी गैसेस इसी रास्ते से होती हुई ऐसे बाहर निकल जाएंगी, नाक से जब आप सांस छोड़ोगे उसमें। ये ऑक्सीजन कहां जाएगा? खून तो आपके बॉडी में चारों तरफ इस तरीके से घूम रहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक। तो यही हीमोग्लोबिन हमारी सेल्स के पास जाएगा। अब सेल्स क्या होती हैं? कोई भी ऑर्गन है उसकी बेसिक यूनिट क्या है? सेल, कोशिकाएं हैं। तो सारी की सारी कोशिकाओं के पास खून जा रहा है मतलब हीमोग्लोबिन जा रहा है, हीमोग्लोबिन जा रहा है इसका मतलब ऑक्सीजन जा रहा है। तो सेल्स के पास क्या पहुंच गया? ऑक्सीजन। और सेल्स के पास होता है पहले से ग्लूकोज, C6H12O6। ये ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन आके इस ग्लूकोज को तोड़ेगा, ग्लूकोज को जलाएगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेगा,
ग्लूकोज को बर्न करेगा और जैसे ही ये ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस यहां से एनर्जी निकलती है, इस एनर्जी को नाम देते हो एटीपी। यहां से जो ऊर्जा निकलती है इसको क्या नाम देते हैं? एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हिंदी में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट लिखा जाएगा। ये एनर्जी है, हमारे बॉडी में जो एनर्जी होती है ना, जो ऊर्जा होती है, उसको नाम दे देते हैं हम एटीपी का। क्या नाम दे देते हैं हम? एटीपी का नाम दे देते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आप ध्यान से सुनना। ऑक्सीजन ने क्या किया? ग्लूकोज को तोड़ा, तोड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी बना। ये एनर्जी हमारी सेल्स के पास रह जाता है, क्योंकि बिना एनर्जी के कुछ काम ही नहीं होता है। अरे अभी मैं आपसे बोल रही हूं, है ना, मैं यहां से यहां चल रही हूं, बोर्ड पे कुछ लिख रही हूं, हाथ को ऐसे करवा रही हूं, अपना एनर्जी खर्च कर रही हूं। बिना एनर्जी खर्च किए हुए कुछ नहीं हो सकता आपके बॉडी में, है ना। तो एनर्जी हमारी सेल्स के पास रह जाएगा। पानी तो आप जानते हो 68 से 70% तो बॉडी में पानी ही पानी है। ये CO2 ऐसे होता हुआ यहां से वापस जब सांस छोड़ते हो नाक से, तो उसमें CO2 बाहर चला गया। इसको कहते हैं रेस्पिरेशन। ये है रेस्पिरेशन। आज के बाद कोई आपसे पूछे व्हाट इज रेस्पिरेशन, श्वसन क्या होता है, तो बिल्कुल ये मत कहना सांस लेना, सांस छोड़ना, ऑक्सीजन लेना, CO2 छोड़ना। पहली बात तो आप बोलना कि हम हवा लेते हैं, हम ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। भाई साहब, अगर आप इस एयर में सिर्फ 100% ऑक्सीजन होता तो हम सब जल चुके होते, हम सब मर चुके होते। हम 100% ऑक्सीजन ले ही नहीं सकते हैं। अरे आपने पढ़ा होगा इतना केमिस्ट्री में कि जब भी कोई लोग पहाड़ों पे जाते हैं, है ना, जब कोई लोग समुद्र की गहराई में जाता है, तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम या नाइट्रोजन मिला के लेके जाता है, क्योंकि 100% ऑक्सीजन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं हमारे एनवायरमेंट में तो 21% ऑक्सीजन है, हम सिर्फ 21% ऑक्सीजन लेके जिंदा रह रहे हैं। तो जरा ध्यान से सुनिए, क्या 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 क्या, फिर से सुनो एक बार कि क्या होता है रेस्पिरेशन का मतलब। रेस्पिरेशन का मतलब होता है हवा का आना। ये हवा आप नाक से ले सकते हो, थोड़ी बहुत मुंह से भी ले सकते हो। इसका रीजन अभी थोड़ी देर के बाद आपको पता लगेगा ऐसा क्यों होता है। हवा आई, आके नाक से कहां गई? विंड पाइप में। हमारे गले में एक पाइप होता है जिसको हवा वाला पाइप कहते हैं या श्वास नली कहते हैं, जिसमें श्वास आया है ना। तो ये विंड पाइप कहां पे? फेफड़ों में हवा को पहुंचाती है। फेफड़ों में होता है मैम खून, खून में होता है मैम हीमोग्लोबिन, और ये खून में जो हीमोग्लोबिन है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ के हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका के पास पहुंचा देता है। कोशिकाओं से क्या बनते हैं? उत्तक, उत्तकों से अंग बनते हैं। इसका मतलब हमारे सारे अंगों के पास ऑक्सीजन पहुंचाने का काम खून का होता है। खून में कौन? हीमोग्लोबिन। अब हमारी सेल्स के पास ग्लूकोज पहले से होता है और ऑक्सीजन आ गया। ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को तोड़ेगा और तोड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी बनेगी। एनर्जी को नाम क्या दोगे? एटीपी का नाम दोगे। अब एनर्जी तो आपके शरीर को चाहिए ना, तो हमारा बॉडी एनर्जी रख लेता है, हमारी सेल्स इस एनर्जी को रख लेती हैं। पानी तो 68 से 70% हमारे बॉडी में पानी पानी है। CO2 यहां से बाहर निकल जाएगा। इस पूरी प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। इसे रेस्पिरेशन कहते हैं बच्चा। ये है एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन। ग्लूकोज, देखो कभी कभी कुछ बुक्स वाले बोलते हैं रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज को तोड़ना। कौन तोड़ेगा? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन पे ही हम क्यों जिंदा रहते हैं? कभी आपने सोचा है? भैया एनवायरमेंट में नाइट्रोजन गैस 78% है, ले लो ना, जिंदा रह लो ना। ऑक्सीजन की कमी से क्यों मर जाते हो? कभी सोचा है आपने? जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात नहीं, ऑक्सीजन जरूरी होती है। तो ऑक्सीजन पे ही क्यों जिंदा रहते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन गैस के अलावा किसी भी गैस में इतनी हिम्मत नहीं होती है वो इस ग्लूकोज को बर्न कर दे, इस ग्लूकोज को जला दे। भैया जलाने के लिए आग कौन सी गैस लगाती है? ऑक्सीजन। गाड़ी में पेट्रोल डीजल कौन जलाता है? ऑक्सीजन। कोयला कौन जलाता है? ऑक्सीजन। ऐसे ही हमारे बॉडी में जो हमारा फ्यूल है, जो ग्लूकोज है, उसको भी तो कौन जलाएगा? ऑक्सीजन जलाएगा। तो ऑक्सीजन जब इस ग्लूकोज को जला देगा, इसको बर्न कर देगा, तो बर्न करने से ही तो यहाँ पे एटीपी एनर्जी मिलेगी। इसीलिए हम ऑक्सीजन पे जिंदा रहते हैं। तो समझ में आया रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? हवा का एंटर करना नाक से, उस हवा का फेफड़ों में खून, खून में हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ना, और उस हीमोग्लोबिन से हमारे पूरी की पूरी सेल्स के पास ऑक्सीजन पहुंचता है। उस ऑक्सीजन की हेल्प से ग्लूकोज टूटता है, टूटने से एनर्जी और CO2 और वाटर बनता है। वाटर और एनर्जी हमारे बॉडी में रह जाती है, CO2 की कोई जरूरत नहीं है, CO2 वापस बाहर निकल जाता है। तो इस सारी प्रोसेस को आप रेस्पिरेशन कहते हो, श्वसन कहते हो, श्वसन कहते हो। अब जो जो ऑर्गन ये सारी प्रोसेस करवाने में काम आ रहे हैं, उन्हीं को रेस्पिरेटरी ऑर्गन और इस सिस्टम को रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। जो जो अंग इस प्रक्रिया में शामिल हैं, इसको करवाने में, उन सारे अंगों को आप कहते हो श्वसनी अंग, है ना। उन्हें क्या कहते हो? श्वसन करवाने वाले अंग, और इस तंत्र को श्वसन तंत्र कहते हैं। तो आज की बात कोई आपसे पूछे कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, आपसे कोई पूछे ऑक्सीजन गैस पे ही क्यों जिंदा रहते हैं, नाइट्रोजन क्यों नहीं ले लेते, 78% है, बहुत है, ले लो ना, तो आप क्या जवाब दोगे? ऑक्सीजन ही सिर्फ हमारे ग्लूकोज को बर्न कर सकता है। आपसे कोई पूछे अगर आप किसी का मुंह ऐसे दबा दो या तकिए से किसी का नाक मुंह दबा दिया तो क्या नहीं होगा? उससे एयर नहीं आएगी, एयर से रास्ता ब्लॉक हो जाएगा ऑक्सीजन का। जब ऑक्सीजन आया ही नहीं तो ग्लूकोज टूटेगा ही नहीं, ग्लूकोज टूटेगा ही नहीं तो एनर्जी बनेगा ही नहीं, और बिना एनर्जी के हमारे ऑर्गन्स काम करेंगे क्या? नहीं करेंगे। अरे भैया कोई भी काम, इस चेयर को यहां से यहां ले जाने में मैं फोर्स लगा रही हूं, फोर्स एक तरीके की एनर्जी ही होती है। तो बिना एनर्जी के कोई भी ऑर्गन काम नहीं कर सकता। तो हमारे ऑर्गन्स के पास जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ऑर्गन्स फड़फड़ाना शुरू कर देते हैं, तड़पना शुरू कर देते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की डिमांड करते हैं। कोरोना का वो खतरनाक समय याद करो जब लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कैसे तड़प रहे थे, कहां से कहां भाग रहे थे। ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी कोरोना के समय, इसलिए हो रही थी, है ना, इसलिए हो रही थी। आगे बात समझ में? तो बच्चा रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है। रेस्पिरेशन का उद्देश्य क्या है? ये बनाना, ये और ये नहीं होगी तो क्या ऑर्गन्स काम करेंगे? नहीं काम करेंगे।
कोरोना के समय वो एक छोटी सी डिवाइस लगा के यहाँ पे क्या चेक कर रहे थे, ऑक्सीजन का लेवल। अगर ऑक्सीजन का लेवल 80 से नीचे आ रहा है धीरे धीरे, इसका मतलब ये इंसान जाने वाला है अब। और ऑक्सीजन लेवल आ गया 35-40, तो भैया एकदम उसे वेंटिलेटर पे लेके जाना है तुरंत। वेंटिलेटर का मतलब क्या, बाहर से ऑक्सीजन सिलेंडर चढ़ाना पड़ेगा इसको। ओके, आगे बात समझ में। तो ये होता है बच्चा रेस्पिरेशन का मीनिंग, इसे कहते हैं श्वसन, इसे कहते हैं श्वसन। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है। रेस्पिरेशन होता कितने टाइप का है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। लिख लो, 2 प्रकार का श्वसन होता है। बस यहां से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे बच्चा आपके। श्वसन होता कितने प्रकार से है, 2 प्रकार से होता है बच्चा। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, कभी ना कभी आपने नाम सुने हैं। नंबर 1 पे होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, हिंदी में बोलते हैं ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन, या कभी कभी इसको हिंदी में वायवीय श्वसन भी कहा जाता है। ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन इसी का ही नाम होता है। दूसरी तरफ लिखो अनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, अनॉक्सी श्वसन, हिंदी में क्या बोलेंगे, अनॉक्सी, जिसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है भैया, अनॉक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन या अवायवीय। तो 2 टाइप से रेस्पिरेशन होता है। एग्जाम में ना इनके एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं बच्चा। एग्जाम में एग्जाम्पल पूछता है एरोबिक रेस्पिरेशन के एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम में पूछता है व्हाट इज एग्जाम्पल ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, पता होना चाहिए। क्या डिफरेंस होता है एरोबिक और एनारोबिक में, समझ लो अच्छे से। सुनिए जरा, हाँ मोमबत्ती को ग्लास से ढक दो, बुझ जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाएगी। ठीक है, आइए जरा, एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। भैया ऐसा श्वसन जिसके लिए ऑक्सीजन चाहिए, जो ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में हो रहा है। ऐसा रेस्पिरेशन जिसके लिए ऑक्सीजन मस्ट है, जरूरी है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगा, जो उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। और ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के बिना हो सकता है, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन की एब्सेंस भी चल जाएगी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति भी चल जाएगी, यानी कि जहां पर ऑक्सीजन मस्ट नहीं है, उस रेस्पिरेशन को एनारोबिक रेस्पिरेशन या वायवीय रेस्पिरेशन कहा जाता है। आगे बात समझ में। एरोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या है, ऑक्सीजन गैस जो होती है वो ग्लूकोज को तोड़ती है, C6H12O6, वो ये किसको, ऑक्सीजन इसे तोड़ता है, ग्लूकोज को। तोड़ने से यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस एनर्जी बनती है। उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को नाम क्या देते हो आप, उसे हम ATP का नाम देते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं उसे। और यहां पर जो ATP बनती है उसके 38 मॉलिक्यूल बनते हैं, 38 अणु ATP के बनते हैं। किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में। याद करना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन है, उसको ऑक्सीजन तो चाहिए नहीं, तो इसमें हल्का फुल्का ग्लूकोज अपने आप बर्न होता रहता है, टूटता रहता है। और इसके टूटने से यहां पर क्या बनता है, CO2 बनता है, और साथ में बच्चा यहां पर कोई एसिड या इथेनॉल बनेगा, या तो इथेनॉल बनेगा या एसिड जैसे लैक्टिक एसिड बनेगा, लैक्टिक अम्ल बनेगा, और साथ में थोड़ी सी ATP जनरेट होगी। और ATP के कितने मॉलिक्यूल, तो सिर्फ 2 मॉलिक्यूल, 2 अणु ATP के जनरेट होते हैं। अरे समझ आ रहा है, एरोबिक और अनारोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल देखो। यहां पर ऑक्सीजन तोड़ रहा है तो ज्यादा ऑक्सीजन बर्न करता है, जलाता है, तो ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज टूटेगा, ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज टूटेगा तो ज्यादा ATP रिलीज होगी। कितने ATP के मॉलिक्यूल, 38 ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं। और बाई प्रोडक्ट क्या बन रहा है, यहाँ उत्पाद, बेटा ये रिएक्टेंट होते हैं, ये रिएक्टेंट होते हैं, ये प्रोडक्ट होते हैं, ये उत्पाद होते हैं, है ना, किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और ATP बना। ATP के कितने मॉलिक्यूल, 38 मॉलिक्यूल। जबकि इधर ग्लूकोज रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट में देखो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ या तो इथेनॉल, इथेनॉल होता है शराब, पीने वाली शराब ऐसी बनाई जाती है, या कोई अम्ल जैसे लैक्टिक अम्ल यहाँ पे बनता है, और साथ में ATP बनती है, लेकिन ATP की सिर्फ 2 ही अणु बनते हैं, 2 ही मॉलिक्यूल बनते हैं OTP के। हाँ बेटा, यहां पायरुविक एसिड बन सकता है सुमन जी, है ना, आई बात समझ में। हाँ, 100 डिग्री सेल्सियस पानी को बॉईल करोगे, उसमें बैक्टीरिया, वायरस वगैरह सब कुछ मर जाते हैं। एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद माइक्रोब्स डीएक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। किसने पूछा है, खूबचंद है ना, आपने पूछा है, राइट। आगे बात समझ में। अब जरा नेक्स्ट सुनो, एरोबिक रेस्पिरेशन होता कहां है, देखो होगा ये भी सेल में, ये भी सेल में, सेल्स में होता है, हमारी कोशिकाओं में होता है, लेकिन सेल के किस हिस्से में होता है, इसकी साइट क्या है, साइट का मतलब जगह, किस जगह पे हो रहा है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियन लिख लो आप, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियन, और दूसरा साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म को बोलते हैं, साइटो का मतलब होता है सेल, प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड, वो लिक्विड जो सेल के अंदर है, वो द्रव्य जो कोशिका के अंदर है, तो कोशिका द्रव्य कहलाएगा। तो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। जबकि ये वाला एनारोबिक रेस्पिरेशन की जगह कौन है, ये एग्जाम में आती है, ये जितनी भी इस स्लाइड में लिखवाए ना, सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। जब आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस लगाओगे खुद को पता लग जाएगा। एक तो छाले हो गए मेरे मुंह में ना, बोला नहीं जा रहा है कल से, कल मेरा फास्ट था, कल हरियाली तीज थी ना, इसलिए तो मैंने छुट्टी रखी थी कल की, कल मेरा व्रत था, पता नहीं व्रत के बाद से डिहाइड्रेशन सा हो गया, मुंह में छाले से हो गए।
चलो सुनो, तो इसकी जगह क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। किसमें होता है प्यारे प्यारे बच्चों, साइटोप्लाज्म में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। तो एग्जाम में पूछ ले एरोबिक रेस्पिरेशन कहां कहां हो सकता है, तो आपके एग्जांपल ये हैं। आपसे पूछे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहां कहां हो सकता है, सिर्फ एक ही जगह, साइटोप्लाज्म में, सेल में। नेक्स्ट सुनो, मेन है एग्जाम्पल। अरे हम लोगों में कौन सा रेस्पिरेशन होगा, तो हम लोगों में तो ऑक्सीजन चाहिए ना, तो हम लोगों में कौन सा रेस्पिरेशन होता है, ये वाला। तो इसके एग्जाम्पल लिखो, ह्यूमंस, मनुष्य, जितने भी एनिमल्स आप जानते हो, जितने भी जानवर जानते हो, सबके नाम लिख लेना बेटा। अब जानवर में आप सब समझ रहे हो, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, भेड़, लोमड़ी, है ना, ऊंट, भालू, शेर, चीता, सब लिख लेना यहाँ पे। इन सब में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इन सबको ऑक्सीजन चाहिए। तो सिर्फ हमें ही ऑक्सीजन नहीं, सारे जानवरों को ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए, सबको ऑक्सीजन चाहिए। हो गया, चलो अब इधर आओ, ये मेन है बच्चा, इसको 3 स्टार कर लो। इसके एग्जाम्पल हर एक एग्जाम में आते हैं, इसके एग्जाम्पल हर एक एग्जाम में आते हैं। कौन कौन सा एनारोबिक रेस्पिरेशन किस किस में होता है, पहला एग्जाम्पल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु कहते हैं, जीवाणु में होगा। दूसरा ईस्ट, ईस्ट का मतलब होता है खमीर, ठीक है, खमीर। तीसरा आप लिख सकते हो एग्जाम्पल में माइक्रोब्स, माइक्रोब्स का मतलब होता है सूक्ष्म जीव, है ना, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जिनको नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए, उसको माइक्रोब कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। अगला लिखो, अगला लिखो फर्मेंटेशन। अभी बात करेंगे ये फर्मेंटेशन क्या होता है। फर्मेंटेशन को कहते हैं हिंदी में किण्वन, किण्वन की प्रक्रिया। फर्मेंटेशन से ही शराब बनती है बच्चा, अगर आपने सुना हो तो, कभी सुना होगा ना, अंगूर वंगूर को सड़ा के शराब बनाई जाती है, हाँ भाई वो इसीलिए। नेक्स्ट, इसके बाद लिखोगे आउटर कवरिंग ऑफ सीड्स, आउटर कवरिंग ऑफ सीड्स, बीजों के बाहरी आवरण में, हिंदी में लिखो, जो बीज होते हैं ना, बीज, कोई भी बीज, उसके बाहर वाली कवरिंग में, ठीक है। तो लिखो बीजों के बाहरी आवरण में, बाहरी आवरण में, आवरण में। एक बच्चा कह रहा है सांप में कौन सा होता है, बेटा सांप में भी यही होगा, सांप, छिपकली, सब में यही होता है। और नेक्स्ट लिखो डोरमेंसी ऑफ सीड्स, डोरमेंसी ऑफ सीड्स, बीजों की सूतक अवस्था में, हिंदी में लिखो बीजों की सूतक अवस्था में, डोरमेंसी। ये सब आपको बॉटनी में समझ में आएगा, बीजों की सूतक अवस्था क्या होती है, डोरमेंसी, ये सब आपको तब समझ में आएगा। ये लो बच्चा, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो सारे के सारे जानवरों में होता है, और जो हम लोग हैं, हम लोगों में भी कौन सा होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब ऐसे ही आपसे पूछ ले प्लांट्स में कौन सा होता है, पेड़ पौधों में कौन सा होता है, तो यहाँ पे इसी के एग्जांपल में यहाँ पे आएगा प्लांट्स। प्लांट्स लेकिन कब करते हैं, रात में, ठीक है, आगे पढ़ा देंगे आपको प्लांट्स, लेकिन आगे लिख देना इन नाइट, है ना, रात में, रात में। प्लांट में रात में एरोबिक रेस्पिरेशन होना शुरू हो जाता है। दिन में फोटोसिंथेसिस करते हैं, रात में रेस्पिरेशन करते हैं प्लांट्स। होगी बात समझ में आ गई। अब इधर समझो, जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जो ईस्ट, खमीर होते हैं उनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, या माइक्रोब्स ऑप्शन में हो तो उसे सही कर देना, या लिख देना बीजों के बाहरी आवरण में, और डोरमेंसी ऑफ सीड्स में, बीजों की सूतक अवस्था में, और फर्मेंटेशन प्रोसेस में। अब जरा फर्मेंटेशन की थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं यहाँ पे, व्हाट इज फर्मेंटेशन, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, अलग से किसी चैप्टर में आएगा नहीं, यहीं आएगा तो यहीं पे आपको पढ़ा देते हैं। फर्मेंटेशन वो प्रोसेस होती है बच्चा, हाँ अभी करेंगे हम लैक्टिक एसिड वाली बात, थोड़ी सी रुक जाओ, अमित आएंगे इस पॉइंट पे बेटा। आपको क्या लगता है हमें नहीं पता ये बात कि हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड बनता है, देखो यहाँ लिखा है ना लैक्टिक एसिड, तो इन दोनों पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इन दोनों पॉइंट को। आ रही हो ना, इधर खाली जगह ढूंढिए ना, अमित तो इसे ढूंढिए बेटा। सुनो, मैंने कहा एनारोबिक रेस्पिरेशन में इथेनॉल बनता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक होता है मिथेनॉल, एक होता है इथेनॉल। मिथेनॉल होती है कच्ची शराब, इथेनॉल होती है पीने वाली शराब, पीने वाली शराब। हाँ फंगस, कवक में एनारोबिक रेस्पिरेशन ही होता है, कवक में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। अभी सब पढ़ाएंगे, तो रुक तो जाओ यार, तुम लोग बहुत आगे चलते हो। तो मैंने कहा अनएरोबिक रेस्पिरेशन जब होता है तो वहां पे क्या बनता है, इथेनॉल बनता है। इथेनॉल का मतलब होता है शराब बनती है, और शराब का फॉर्मूला C2H5OH होता है बेटा। ये पीने वाली शराब है, ठीक है, मैं वो कच्ची शराब की बात नहीं कर रही हूँ। तो ये शराब जिस प्रोसेस से बनती है ना, ये H है, ठीक है, उसको फर्मेंटेशन कहा जाता है। एग्जाम में भी आता है कि इथेनॉल या शराब कौन सी प्रक्रिया के द्वारा बनती है, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा, किण्वन प्रक्रिया के द्वारा। अब कैसे बनाते हैं शराब को, अंगूर वंगूर लिए, बहुत सारे अंगूर हो गए, जामुन हो गए, बेरीज होगी, जो सारी बेरी होती है ना, तो उन सारी बेरीज को रखते हैं, और सुगर केन, गन्ना ले लेते हैं, है ना, ठीक है, गन्ना हो गया, अंगूर हो गए, गन्ने से भी शराब बनती है, बिल्कुल बनती है। साथ में आप जामुन ले सकते हो, वो फ्लेवर पे डिपेंड करता है आपको कैसे फ्लेवर वाली शराब बनानी है। जो बेरीज होती है, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, ये सब, कैनबेरी, है ना, ये सारी होती है ना, ये सारी बेरीज को रखा जाता है। रख के क्या करते हैं, उसको बहुत टाइटली ऊपर से कवर लगा देते हैं, इतना टाइट कवर लगाते हैं कि उसमें एयर ना आ पाए, उस कंटेनर में, है ना, उसमें एयर ना पाए, उसमें हवा ना पाए, क्योंकि हवा आएगी तो ऑक्सीजन आ जाएगी, ऑक्सीजन आ जाएगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा ना। तो एरोबिक रेस्पिरेशन तो हमको कराना नहीं है, हमें एनारोबिक रेस्पिरेशन करवाना है। तो क्या होता है कि जितनी भी सारी आपके, आप जो मैंने नाम लिया ना, जैसे गन्ना हो गया, जैसे आपका गुड़ हो गया, गुड़ से भी शराब बनती है, पंजाब वंजाब में तो खूब बनती है गुड़ से शराब। ऐसे ही आपका जो बेरीज हो गई और साथ में अंगूर हो गया, इन सब में क्या होता है, ग्लूकोज होता है बच्चों।
ग्लूकोज होता है, आपको पता था ग्लूकोज किसमें होता है, फ्रूट्स में होता है। तो सारे नाम किसके नाम लिए? हमने फ्रूट्स के तो नाम लिए हैं। तो ग्लूकोज है। अब इस ग्लूकोज के अंदर आपने क्या डाला? इसमें डाला जाता है ईस्ट, ईस्ट डाला जाता है। यहाँ पे कंटेनर जिसके अंदर सड़ाया जाता है ना बच्चा, जिसके अंदर सड़ाते हैं, इनको सड़ाने का मतलब बहुत दिनों तक रखा जाता है, उसको टाइटली पैक कर देते हैं, टिन विन का पूरा लगा देते हैं ऊपर ढक्कन, ठीक है। अब जैसे ही 7, 8, 10, 12 दिन होंगे तो ईस्ट डाल दिया, ईस्ट खमीर डाल दिया। अब ये खमीर जो है, इस खमीर में एक एंजाइम होता है जिस एंजाइम को बोलते हैं जाइमेज एंजाइम। ये क्या है बेटा? जाइमेज एक एंजाइम है जो किसमें पाया जाता है? ईस्ट में। अब आपको मैंने पढ़ाया है एंजाइम्स कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं? किसी भी केमिकल रिएक्शन को फास्ट करने का काम एंजाइम्स का होता है। तो बेटा ये एंजाइम क्या करेगा? इस केमिकल रिएक्शन को बहुत स्पीड देगा, स्पीड देगा तो ये ग्लूकोज टूटेगा, इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, क्योंकि ईस्ट में अभी एग्जांपल दिया, खमीर में क्या अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और यहां पे क्या बनेगा? यहां पे बनेगा C2H5OH, शराब बनेगी। ये शराब है, ये पीने वाली शराब है, साथ में CO2 और 2 मॉलिक्यूल ATP के निकल जाएंगे। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है? शराब बनाने के लिए जिस प्रोसेस को काम में लेते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे फर्मेंटेशन, उसे किण्वन कहा जाता है। शराब में कौन सा एंजाइम? बेटा ये बहुत बार क्वेश्चन आया रेलवे के एग्जाम में, कौन सा एंजाइम शराब बनाने में काम आता है? जाइमेज। जाइमेज एंजाइम किस में पाया जाता है? ईस्ट में, खमीर में। शराब किससे बनती है? ऐसे प्रोडक्ट जिनमें ग्लूकोज होता है। और शराब कौन से रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल है? अनएरोबिक रेस्पिरेशन का। और पीने वाली शराब होती कौन सी है? C2H5OH होती है, OH होती है, ऐसे बनती है शराब, ठीक है। जगत कुमार हम देख लेंगे बेटा। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हमने बता दिया। पहला कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट स्टार करके लिखना, ये बहुत बार एग्जाम में आते हैं, सारे क्वेश्चंस आते हैं जो हमने आपको पढ़ाए हैं। दूसरा सुनो, दूसरा देखो, मैंने कहा हमारे बॉडी में कौन सा रेस्पिरेशन होता है? हमारी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। लेकिन हमारी मांसपेशियों में, यहां पे ना ये एग्जांपल लिख लेना है, क्योंकि मुझे लगा मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं फिर लिखवा दूंगी। तो यहां पे एक एग्जांपल और लिखना, इन ह्यूमन मसल्स, इन ह्यूमन मसल्स। ह्यूमन मसल्स का मतलब हो गया मनुष्य की मांसपेशियों में कौन सा, अगर आपसे ये बहुत बार आता है कि मनुष्य की मांसपेशियों में कौन सा रेस्पिरेशन होता है, तो मनुष्य की मांसपेशियों में अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। कब? जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई। अरे आप लोग जिम विम जाते हो, दौड़ लगाते हो, जिम जाते हो तो आप बहुत सारा वर्कआउट करते हो, 10-15 मिनट के बाद आपको थोड़ा सा एनर्जी लेवल डाउन लगता है कि नहीं लगता है? थकान हो जाती है। अब जो लोग रेगुलर जाते हैं उनको तो आदत पड़ जाती है। आपने आज तक जिम नहीं किया, आज मैं आपको बोलूं जिम में जाके कुछ भी आप वर्कआउट करो, 10 मिनट के बाद आपको बेहोशी से लगने लग जाएगा, अरे मैम एनर्जी डाउन हो गई, बैठने दो, 5 मिनट बैठ जाने दो मैम, 5 मिनट बैठ जाने दो। होता भी है। या लोग क्या करते हैं, या लोग जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, है ना, 2-3 दिन में। तो ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं आप 1 किलोमीटर तक दौड़ लगाओ, थक जाओगे, है ना, थक जाओगे, बैठ जाओगे, आपको एनर्जी की कमी आ गई, ग्लूकोज पिला दो, आपको कोई फ्रूट खिला दो, कोई जूस पिला दो, ऐसे कहोगे ना। क्यों? क्योंकि जब आपका शरीर लगातार काम करता है, लगातार वर्कआउट कर रहा है, कोई हैवी फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, आप कोई वजन उठा रहे हो, आप जिम में कुछ काम कर रहे हो, तो उस समय क्या होता है? उस समय आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि आपके पूरे बॉडी को एनर्जी चाहिए। अब जितना ज्यादा ऑक्सीजन आएगा उतना ज्यादा ग्लूकोज टूट जाएगा, तो उस समय तो एनर्जी मिलेगी, 10 मिनट तक तो आपकी एनर्जी ऐसे रहेगी, यस मैम अभी कर देता हूं, बताओ क्या करना है। लेकिन 10 मिनट के बाद धीरे धीरे एनर्जी का लेवल डाउन होना शुरू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बेटा? क्योंकि अब आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल की कमी हो गई है। और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तब हमारी मसल्स में, हमारी मांसपेशियों में अनएरोबिक रेस्पिरेशन होना शुरू हो जाता है। और जब हमारी मांसपेशियों में अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, वो किसकी एब्सेंस में? ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो ये ग्लूकोज टूटता है और टूटने से यहां पर एसिड बनता है। और कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। और यही लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में जम जाता है, हमारी मांसपेशियों में जम जाता है, और जिसकी वजह से आपको फटीग होता है। फटीग का मतलब होता है थकान होती है, थक जाओगे आप, और अगले दिन जब सो के उठोगे मांसपेशियों में क्रैम्प पड़े मिलेंगे, हाथ ऐसे भी नहीं होगा आपका, आप ऐसे भी नहीं कर पाओगे। उसी को बोलते हैं मसल्स क्रैम्प आना, ठीक है। तब एग्जाम में, अब अमित कह रहे मैं रोज 1.8 किलोमीटर दौड़ता हूं, पूर्ण कह रहे मैं 5 किलोमीटर, तो बेटा ये स्टैमिना है आपका। स्टैमिना एक शब्द होता है, ये आपका स्टेमिना है, ये आपने अपनी बॉडी को ढाल लिया है उस हिसाब से। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जो पिछले 2 साल से जिसने ढंग से चला ही नहीं है ना, ढंग से चलने का मतलब है कि थोड़ा बहुत भी वॉक नहीं किया, उसको मैं रनिंग करवा दूं, उसकी बात है बेटा। अब आप लोग तो एथलीट की कैटेगरी में आने लग गए हैं ना, राइट। सुनिए मेरी बात। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है कि जब हमारे शरीर के अंदर बहुत मांसपेशियों में कौन सा एसिड जम जाता है जिसकी वजह से हमें फटीग, थकान होता है, तो आप क्या बताओगे? लैक्टिक एसिड। और हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। लेकिन जब कोई इंसान बहुत ज्यादा वर्कआउट कर लेता है, बहुत हैवी वर्कआउट कर लेता है, रनिंग वनिंग कर लेता है, तब हमारी मसल्स में, हमारी मांसपेशियों में अनएरोबिक रेस्पिरेशन होने लग जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है मनुष्य के उस हिस्से का नाम बताओ, या उस ऑर्गन का नाम बताओ जहां पर अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो आप आंसर करके आओगे मांसपेशी, मसल्स। और थकान किसकी वजह से? लैक्टिक एसिड के जमने की वजह से। और लैक्टिक एसिड कब बनता है? जब अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो आपने ये सारे एग्जांपल नोट कर लिए। क्या क्या? बैक्टीरिया में
ईस्ट खमीर में शराब बनती है, माइक्रोब्स में, फंगी भी लिख दो, कवक में, ठीक है, कवक में, साथ में ही बीजों के बाहरी आवरण में और हमारी मांसपेशियों में जब लैक्टिक एसिड जमता है तो ये सारे अनएरोबिक रेस्पिरेशन के एग्जाम्पल माने जाते हैं। ये सारे के सारे अनएरोबिक रेस्पिरेशन के एग्जाम्पल है। तो हमारी मांसपेशियों में दर्द किससे होता है बेटा? C3H6O3 ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है सुमन, है ना? फॉर्मूले नहीं आते एग्जाम में, समझ में आया? आज थकान क्यों हो जाती है आप लोगों को? तो हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण थकान होने लग जाती है। तो ये होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन। मेन है बच्चा एग्जाम्पल। ये स्लाइड बहुत जरूरी है, यहां से देखो कितने सारे क्वेश्चन बने हैं, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से लिखना, ठीक है? मैं मेरी आर्मी की रनिंग हो गई है, मेरा सिलेक्शन भी हो गया है, बहुत बढ़िया पूरन, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो बेटा, आप देश को सर्व करने जा रहे हो, आपको हमारी तरफ से सैल्यूट है बेटा, बहुत बढ़िया, अच्छे से देश को सर्व करो, किसी भी तरीके की कोई गद्दारी मत करना, देश के साथ बढ़िया ईमानदार है कि देश की सेवा करना, है ना? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब आज के बाद आपको हम पूर्ण नहीं कहेंगे, हम आपको सर कहा करेंगे आप, ठीक है? क्योंकि अब आप आर्मी में सेलेक्ट हो गए हो तो आपके लिए बहुत रेस्पेक्ट है। आइए जरा, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन कितने टाइप से होता है। अब बात आती है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। अभी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम चैप्टर स्टार्ट नहीं करा है ना? स्टार्ट तो कल की क्लास से करेंगे। अब मैं चाहती तो सीधा ही ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का फोटो दिखा के स्टार्ट कर लेती मैं, है ना? लेकिन ऐसे थोड़ी होता है। हम आपको सारे वो क्वेश्चंस करवाएंगे जो एग्जाम में आते हैं। चलो आइए बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन से। अरे कौन सा जीव जंतु है, उसका मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। श्वसनी अंग, जैसे आप बचपन से सुनते आ रहे हो, मछली जल की रानी है ना? जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, पानी से बाहर निकालोगे मर जाएगी। तो पानी से बाहर निकालते क्यों मर जाती है मछली? क्योंकि मछली पानी से जैसे ही बाहर निकलोगे उसके गिल्स, उसके गलफड़े काम करना बंद कर देते हैं, तो वो मर जाती है तुरंत तड़प तड़प के। आइए जरा, किसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है अगर आपसे पूछ ले? फिशेस, अब मछली का तो आपको पता ही है ना? याद ही किया है, बचपन से पढ़ रहे हो। फिशेस यानी मछलियां, साथ में लिखना टेडपोल्स। टेडपोल्स होते हैं लार्वा, मेंढक का लार्वा, है ना? छोटा बच्चा टेडपोल कहलाता है। तो लिखो मछली हो गया और लार्वा हो गया। लार्वा कौन सा? टेडपोल। इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? कहां से सांस लेते हैं? मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? गिल्स, गिल्स, गलफड़े। मछली को ध्यान से देखना, मछली ऐसे आ करती है, सांस लेती है, तो यहां पे गलफड़े होते हैं उसके, यहां पे क्या होते हैं उसके? गलफड़े होते हैं। नेक्स्ट सुनो, अगर आपसे पूछे मेंढक, फ्रोग, मेंढक का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? तो मेंढक होते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का मतलब होता है उभयचरी, जो दो तरीके का जीवन जीते हैं, जो ड्यूल नेचर रखते हैं। तो जब मेंढक वाटर में होते हैं, पानी में होते हैं, तब बेटा वो सांस लेते हैं किससे? अपनी स्किन से, त्वचा से। उनकी त्वचा में छोटे छोटे छेद होते हैं, वहीं से एयर आती है, वहीं से ऑक्सीजन आती है, ठीक है? और जब मेंढक धरती पे होते हैं, ऑन अर्थ, तो वो हमारी तरह फेफड़ों से सांस लेते हैं, लंग्स से। अब आपको ऊपर तो आपने टेडपोल लिखा और आपने कहा मेंढक का छोटा बच्चा टेडपोल होता है। जी हाँ, जब मेंढक लार्वा स्टेज में होता है, लार्वक स्टेज में होता है, टेडपोल होता है, तब उसमें गिल्स होते हैं। आगे चलकर वही गिल्स लंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जब मेंढक बड़ा हो जाता है तब, है ना? तो बताएंगे आप क्या बताएंगे कि मेंढक जब पानी में होता है तो वो त्वचा से सांस लेता है, उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्किन होता है, और जब मेंढक धरती पे होता है तो वो फेफड़ों से सांस लेता है, जस्ट लाइक अस, हमारे जैसे। अगला अगर आपसे पूछे कॉकरोच से तो आता ही आता है क्वेश्चन। कॉकरोच लड़कियों का दोस्त ना, जिसको हिंदी में तिल चट्टा कहा जाता है, वो किससे सांस लेता है? आप लिखना ट्रैक्यूल्स। ट्रैक्यूल्स क्या होते हैं? ट्रैकिया को ही जब आगे डिवाइड कर देते हैं आप हिंदी में, चलो ट्रैकिया सब समझ में आएगा, ये वाला पॉइंट कल समझ में आएगा, आप पहले लिख लो, ठीक है? हिंदी में लिखो वायु नलिकाएं, ये आ जाएगा आपको पॉइंट कल की क्लास में समझ में, क्या होता है ट्रैक्यूल्स, ठीक है? अगला, अब ब्रैकेट में ट्रैकिया भी लिखा है, कभी कभी ट्रैकिया भी आ जाता है। ट्रैकिया होता है विंड पाइप से सांस लेता है, उसमें लंग्स नहीं होते हैं कॉकरोच में। नेक्स्ट, अर्थवोम को बोलते हैं केचुआ, फार्मर्स फ्रेंड, किसान का दोस्त, क्योंकि मिट्टी को उपजाऊ बनाता है ये। केचुआ लेता है स्किन से सांस, त्वचा से। नेक्स्ट अगला, बर्ड्स, पक्षी, जितने भी पक्षी हैं, मैं थोड़ी बताऊंगी कौन कौन से होते हैं, इन सब में हमारी तरह लंग्स होते हैं बच्चा, फेफड़े होते हैं। रेप्टाइल्स, सांप लिख लो, सांप, छिपकली, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स, और एनिमल्स लिख दो, एनिमल्स के अंदर ह्यूमंस तो आ ही जाता है ना बेटा, आपको पता ही है ना, आप लिख लेना, चलो नहीं तो आप ऐसे ही वो रहेंगे। एनिमल्स में देखो क्या क्या आएगा, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, सब। तो अगर आपसे पूछ ले, एक मिनट रुकना, मैं कल का शेड्यूल बता दूं, मैसेज आया है, एक मिनट। टोमाटा, वातरंध्र, टोमेटो को हिंदी में बोलते हैं वातरंध्र। सुबह सुबह आप पेड़ के नीचे खड़े होते हो, पानी की छोटी छोटी बूंदें गिरती हैं पेड़ को हिलाओ तो, ऐसा क्यों होता है आगे बताएंगे।
एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों कि मछलियां और टेडपोल का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? आंसर ये है। मेंढक का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? ये दोनों आंसर है। कॉकरोच कहां से सांस लेता है? ट्रैक्यूल्स या ट्रैकिया से। अर्थवर्म केचुआ का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? स्किन। पक्षी, पक्षी का कोई एग्जांपल बोल, चिड़िया है ना, तोता, मैना है ना, मोर, तो लंग्स होगा। आपसे पूछ ले कोई भी सांप का नाम देके, छिपकली लंग्स से सांस लेती है। एनिमल में, अब एनिमल में गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, बिल्ली सब दे दे भैया, है ना, और हम लोग भी। और साथ में प्लांट्स स्टोमेटा से रेस्पिरेशन करते हैं, वात रंध्रों से अपना श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। तो यहां तक की क्लास में आपको पता लगा रेस्पिरेशन होता क्या है, रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है, और फिर किसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, किसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है। कोई डाउट है? अभी बताओ।